हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी का एक पार्ट है जिसका नाम है क्रॉप पेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें जो है हम इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसकी क्या क्या जो है विधियां होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं अप्लाइड कंट्रोल की। देखिए, अप्लाइड कंट्रोल में क्या आता है, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं आर्टिफिशियल कंट्रोल या फिर अप्लाइड कंट्रोल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी चार विधियां होती हैं: मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और उसके बाद लीगल कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो है इसकी विधियां होती हैं। हम बात करेंगे आपके मैकेनिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल के बारे में। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल के बारे में। जैसे मैकेनिकल कंट्रोल में आपकी जो पहली मेथड आती है या पहली विधि आती है आपकी, वह है आपकी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को हाथ से पकड़ करके हमारे जो पौधा होता है जिस पर इंसेक्ट का अटैक होता है, उससे हम हाथ से पकड़ करके उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो है अप्लाई कहाँ पर की जाती है, यह जो है हैंड पिकिंग विधि का उपयोग हम लार्जर इंसेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए? लार्जर इंसेक्ट, जो कीट बड़े होते हैं उन्हीं को हम पकड़ सकते हैं। अब जो कीट हमें पकड़ में नहीं आएगा उनके लिए तो हम हैंड पिकिंग वाली विधि अपना नहीं सकते हैं। तो यह जो है आपकी लार्जर इंसेक्ट के लिए अप्लाई की जाती है। और छोटे फील्ड में, यानी कि जो लोग छोटी फील्ड पर क्रॉप्स या फिर कल्टीवेटेड एरिया होता है, छोटा कल्टीवेटेड एरिया होता है, उसके लिए यह विधि जो है उपयोगी होती है। उसके बाद अगली जो नंबर 2 आती है वह है आपकी सेकिंग। सेकिंग में हम क्या करते हैं, जिस भी पौधे पर हमारे इंसेक्ट ने आक्रमण किया है उस पौधे की ब्रांचेस को या फिर उस पौधे के तने को पकड़ करके हम इस प्रकार से हिला देते हैं, सेक कर देते हैं। सेकिंग से नाम से ही तात्पर्य हो रहा है कि जो है उसको हम क्या करते हैं, हिला देते हैं, सेकिंग कर देते हैं। तो जो इंसेक्ट होता है वह हमारा हिलने के बजाय, हिलने से वह नीचे गिर जाता है, तो हमारे पौधे को इफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो प्रोसेस आती है वह है आपकी नेटिंग। अगला जो मेथड आता है वह है आपका नेटिंग। नेटिंग से तात्पर्य होता है जाल बिछाना। देखिए, जाल बिछाना, नेटिंग का मतलब ही होता है जाल बिछाना। तो इसमें हम क्या करते हैं, यह विधि भी हमारी कहां पर अप्लाई की जाती है, जहां पर आपने देखा होगा जैसे लोग अपने घरों के बाहर या फिर घरों के पीछे साइड में किचन गार्डन बनवा लेते हैं, किचन गार्डन, जिसमें वो अपनी सभी किचन गार्डन में प्रयोग रोज की दैनिक सब्जियां उगा लेते हैं। जैसे आपका टमाटर हुआ, या जैसे आपकी किचन गार्डन में उगाई जाने वाली एक आम की प्रजाति होती है जिसका नाम होता है आम्रपाली। क्या होता है? जिसका नाम होता है आम्रपाली। और आम्रपाली जो है एक ऐसी प्रजाति है आम की जिसकी जो स्पेसिंग रखी जाती है वह रखी जाती है 2.5 वर्ग मीटर। 2.5 गुणे 2.5 वर्ग मीटर। ठीक है, ये होती है इसकी, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 2.5 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। ठीक है, तो इस पौधे के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इंसेक्ट से बचाने के लिए, यानी कि आम्रपाली के पौधे को हम इंसेक्ट से बचाने के लिए उसके चारों तरफ हम नेटिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नेट, यानी कि गांव की भाषा में जिसे हम कह सकते हैं मच्छरदानी। तो मच्छरदानी के रूप में जैसे हम अपने शरीर को बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम टेक्निकल टर्म में हम कह सकते हैं कि यह नेटिंग कर दी गई है। तो आम्रपाली के पेड़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नेटिंग कर देते हैं। तो यह विधि आपकी मैकेनिकल कंट्रोल में आती है। तो इसमें जो है हम सभी प्रकार की मैनुअल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेटिंग में हम क्या करते हैं, आम्रपाली के पौधे को पूरे मच्छरदानी से या फिर नेट से ढक देते हैं, तो हमारे इंसेक्ट जो हमारे आम्रपाली के पौधे को अटैक या फिर इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, अगला आता है बर्निंग। बर्निंग में क्या होता है, बर्न माने होता है जलाना। बर्न माने होता है जलाना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो इसमें अगली विधि है वह है आपकी बर्निंग। देखिए, बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग में एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है फ्लेम थ्रोवर। क्या? जिसका नाम होता है फ्लेम थ्रोवर। अब देखिए, फ्लेम थ्रोवर यह यंत्र है, यह किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहली बात तो ये आई कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। कार्य करने का जो इसका मैकेनिज्म होता है वह किस प्रकार से है कि देखिए, आपने देखा होगा कि पहले जो है हमारे घरों में स्टोव हुआ करते थे। जब हमारे घरों में एलपीजी या फिर जो सिलेंडर इस समय जो फ्यूल काम कर रहे हैं जो खाना बनाने के लिए, पहले हुआ करते थे स्टोव, उसमें हम इस प्रकार से हवा भरते थे, जो टंकी होती थी उसमें हम हवा भरते थे। बस फ्लेम थ्रोवर आपका एज ए स्टोव जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से फ्लेम थ्रोवर कार्य करता है। उसमें क्या होता है, उसमें लगभग
दो से 3 मीटर लंबी नली लगी होती है फ्लेम थ्रोवर में, और उसी माध्यम से इसमें जो है हम बर्न करते हैं, केरोसिन डालकर इसे हम बर्न करते हैं, या इसमें किसी और भी फ्यूल को डाल करके जिसे हम बर्न करते हैं। और इसमें एक लौ निकलती है, ज्वाला ज्वाला निकलती है फ्लेम थ्रोवर में, उस नली के माध्यम से ज्वाला निकलती है, और उस ज्वाले को हम, ज्वाला वाले भाग को हम अपने खेत में चारों तरफ से घुमा देते हैं। खेत में जब हम चारों तरफ से उसको हम घुमा देते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं वह जो है इफेक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट कैसे हो जाते हैं? जब ज्वाला जो लौ होती है वह जब हमारे पूरे खेत में घूमेगी तो इंसेक्ट के शरीर को या बॉडी को टेम्परेचर, वह जो है अपने शरीर के टेम्परेचर को, इंसेक्ट को जला देती है। क्या? वह लौ, ज्वाला। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे बर्निंग जो है हमारे खेत में कर देते हैं, किसके द्वारा? फ्लेम थ्रोवर के माध्यम से। उसके बाद आता है आपका बेंडिंग। क्या आता है? बेंडिंग। बेंडिंग में हम क्या करते हैं? एक बेंड आता है, और बेंड जो है हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? बेंड जो हम प्रयोग करते हैं वह करते हैं आपके मैंगो मियली बग के लिए। मैंगो मियली बग के लिए एक मैंगो ट्री में लगने वाला बहुत ही भयंकर एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है मैंगो मियली बग। और यह जो आपका इंसेक्ट है यह एक लिंगी इंसेक्ट होता है। इसकी फीमेल अलग होती है और मेल अलग होता है। इसकी जो है फीमेल अलग होती है और मेल अलग होता है। तो फीमेल में जो है पंख नहीं पाए जाते हैं, यह जो है विंगलेस होती है। विंगलेस होती है कौन? मैंगो मियली बग, जो कि आम के पेड़ पर अटैक करता है, या फिर कह सकते हैं मैंगो के ट्री पर अटैक करता है, और उस अटैक को बचाने के लिए हम बेंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब इस मैंगो मियली के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो यह जो है एक लिंगी होता है, और जब यह एक लिंगी होता है तो इसमें जो है फीमेल अलग होती है और जो है मेल अलग होता है। और मेल जो है, इसमें मेल में पंख पाए जाते हैं जबकि फीमेल में पंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बेंडिंग करते हैं। बेंडिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक जो सर्वोत्तम विधि है बेंडिंग करने की, उसका नाम होता है ऑस्टिको बेंड। उसका नाम होता है ऑस्टिको बेंड। ऑस्टिको बेंड जो है यह आपका सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वोत्तम, यदि बेंडिंग के लिए यदि कोई सर्वोत्तम है तो वह आपका ऑस्टिको बेंड माना जाता है। ऑस्टिको बेंड में हम क्या करते हैं? जो मैंगो ट्री होता है उसके तने के चारों तरफ ऑस्टिको बेंड लगा देते हैं, ताकि जो है आपका मैंगो मियली बग उस पर आक्रमण नहीं कर पाता है, ऊपर जो है तने के माध्यम से चढ़ नहीं पाता है। और मैंगो मियली बग जो होता है वह अंडे, एग लेइंग कहां पर करता है? वह जो है उसके तने में नीचे जमीन पर करता है। जब यह जमीन में एग लेइंग करता है तो यह जो है ऊपर चढ़ने के लिए जाता है, तो यह जो है ऑस्टिको बेंड में चिपक जाता है। उसके पंख जब चिपक जाते हैं तो वह आगे ऊपर नहीं बढ़ पाता है। तो इस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। ऑस्टिको बेंड के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो ऑस्टिको बेंड को 1970 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिंद्रा, और यह एक महिला वैज्ञानिक थी। जिनका नाम था बिंद्रा। उन्होंने खोजा था 1970 में, और 1970 के बाद 1976 में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था श्रीवास्तवा। उन्होंने ऑस्टिको बेंड के बारे में बताया था। उन्होंने ऑस्टिको बेंड के बारे में बताया कि यह एक मैंगो मियली बग के लिए सर्वोत्तम विधि है, और जिसे खोजा था किसने? बिंद्रा ने। तो यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो है बेंडिंग के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह है ऑस्टिको बेंड। और ऑस्टिको बेंड को खोजा किसने था? तो वह खोजा था बिंद्रा ने। और ऑस्टिको बेंड को सर्वोत्तम किसने बताया था? तो वह बताया था आपका 1976 में किसने? श्रीवास्तव नामक वैज्ञानिक ने। मैंगो मियली बग एक लिंगी होता है, इसमें मेल अलग और फीमेल अलग होती है। मेल में पंख पाए जाते हैं जबकि फीमेल में पंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऑस्टिको बेंड के अलावा इसके लिए एक और जो है डिवाइस आती है, या कह सकते हैं एक और इसके लिए उपचार है। वह क्या है? एक अल्काथीन नामक एक चादर आती है। क्या आती है? अल्काथीन नामक एक चादर आती है। उसमें हम क्या करते हैं? यह जो है 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इस चादर को हम आम के तने पर या फिर मैंगो ट्री के ऊपर लपेट देते हैं। जब हम इसको लपेट देते हैं तो यह जो है उसमें मैंगो मियली बग का आक्रमण नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी बेंडिंग की। उसके बाद आता है आपका, बेंडिंग के बाद आता है आपका अगला स्पाइकिंग। स्पाइकिंग का मतलब होता है कील ठोंकना या फिर खूंटी लगाना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? स्पाइकिंग में सामान्य सी बात है कि हम कील को ठोंक देंगे। तो जो है क्या करेंगे?
उसमें जो है इंसेक्ट का आक्रमण नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग से तात्पर्य है कि ट्रेंचिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेंचिंग में हम खाई खोद देते हैं। ट्रेंचिंग से तात्पर्य है कि खाई खोदना, खाई खोदना। अब खाई जो हम खोदते हैं वह कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होती है, तो जो खाई खोदते हैं वह 30 गुणा 45 सेंटीमीटर, 30 गुणा 45 सेंटीमीटर की हम खाई खोद देते हैं या ट्रेंच बना देते हैं। और यह बनाते किसके लिए है, यह बनाते हैं हम आर्मी वर्म के लिए, आर्मी वर्म, आर्मी आर्मी वर्म, यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं सैनिक कीट। और सैनिक कीट का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है मिथमिना सेपार्टा, मिथमिना मिथमिना सेपार्टा, मिथमिना सेपार्टा जो है वह आपका आर्मी वर्म का साइंटिफिक नेम होता है। और यह जो ट्रेंच खोदी जाती है वह आपकी आर्मी वर्म के लिए ही खोदी जाती है। और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है तो वह होती है आपकी 30 गुणा 45 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ट्रेंचिंग विधि जो है यह आपकी किसकी है, तो यह आपकी मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत आने वाली विधि है। और इसमें जो जो आपकी ट्रेंच खोदी जाती है वह 30 गुणा 45 सेंटीमीटर की खोदी जाती है। और यह किसके लिए खोदी जाती है, तो यह आपकी आर्मी वर्म के लिए बनाई जाती है और जिसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम होता है मिथमिना सेपार्टा। उसके बाद अगला आता है, उसके बाद जो अगला आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, अगली जो मेथड है वह है आपकी सीविंग एंड विनोइंग। सीविंग माने होता है चालना और विनोइंग माने होता है ओसाना, विनोइंग माने होता है ओसाना। अब आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है चालना, चालना से क्या होता है। और यह विधि जो है हम ड्राई जो आपके ड्राई मैटर होते हैं, जैसे कि जो आपके अनाज हैं जो आपके जो है उसमें रख दिए गए हैं वेयर हाउसेज में, उनको उनके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चालना और ओसाना, सीविंग एंड विनोइंग का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा घरों में माताएं बहनें जो है क्या करती हैं, जब किसी भी अनाज को उसके लिए आटे के लिए पीसने डालते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम चालते हैं, चालते हैं नहीं किसके, चालना से, चालना से हम चालते हैं तो उसकी वही विधि जो है आपकी सीविंग कहलाती है। तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कई छोटे छोटे कीट जो है नीचे गिर जाते हैं, तो उसी उसी इसी विधि को हम कहते हैं चालना। तो इस प्रकार से जो है हम अपने अनाज से, अपने ग्रेन से क्या करते हैं, सीविंग कर देते हैं, तो जो है कुछ इंसेक्ट जो है निकल जाते हैं। उसके बाद ओसाना, हवा में वायु के माध्यम से ओसा देते हैं, ओसाना ओसाई कर देते हैं, विनोइंग कर देते हैं, तो जो है कुछ इंसेक्ट हमारे निकल जाते हैं। उसके बाद अगला आता है ट्रैपिंग। देखिए ट्रैपिंग के कई भाग हैं और ट्रैपिंग कई प्रकार से की जाती है। ट्रैपिंग, तो ट्रैपिंग में देखिए अब हम क्या बताएं, ट्रैपिंग में जो आता है आपका, उसमें ट्रैप माने होता है आकर्षण करना, ट्रैप माने होता है आकर्षण करना। अब देखिए आकर्षण हम किस प्रकार से करते हैं, नंबर एक आता है आपका लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप में हम जिस प्रकार से आकर्षण करते हैं, लाइट ट्रैप में हम आकर्षण करते हैं किन कीटों का, लाइट ट्रैप में हम आकर्षण करते हैं किन कीटों का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि लाइट ट्रैप में हम आकर्षण करते हैं नॉकटर्नल इंसेक्ट का। अब बात आई नॉकटर्नल इंसेक्ट क्या होते हैं, नॉकटर्नल इंसेक्ट को हम रात्रिचर कीट कहते हैं। अब रात्रिचर कीट कौन कौन से होते हैं, रात्रिचर कीट में आने वाला जो आपका कीट है वह आपका कॉकरोच होता है। और कॉकरोच का वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है आपका पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। तो यह आपका एक रात्रिचर कीट है और इसके लिए, या फिर हम कह सकते हैं मोथ, मोथ जो होते हैं ये आपके सभी, मोथ को हम हिंदी में कहते हैं सलभ, सलभ, इनके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो आपका ट्रैप है वह आपका लाइट ट्रैप होता है। और लाइट के आधार पर यदि हम इंसेक्ट का वर्गीकरण करें तो लाइट के आधार पर इंसेक्ट का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला आता है आपका ड्यूरनल, दूसरा आता है आपका नॉक्टर्नल और तीसरा आता है आपका क्रेप्सिकुलर। ड्यूरनल में आता है वह इंसेक्ट जो अपना रास्ता प्रकाश के आधार पर खोजते हैं, प्रकाश के आधार पर खोजते हैं, या फिर जो वह इंसेक्ट जो दिनचर होते हैं, दिनचर होते हैं या अपने रास्ते की खोज प्रकाश के आधार पर करते हैं, वह आपके ड्यूरनल या फिर दिनचर कीट कहलाते हैं। अगला आता है आपका नॉक्टर्नल कीट। नॉक्टर्नल कीट वह कीट जो अपना, जो रात्रि में निकलते हैं, रात्रि में बाहर निकलते हैं, वह जो है आपके रात्रिचर कीट कहलाते हैं। जैसे आपका आता है कॉकरोच और सलभ यानी कि मोथ। उसके बाद अगले
हैं जो आपके आते हैं क्रैप्सिकुलर। क्रैप्सिकुलर को हम हिंदी में कहते हैं गोधुल। क्रैप्सिकुलर को हम हिंदी में कहते हैं गोधुल। और गोधुल इंसेक्ट वह इंसेक्ट जो 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक शाम के समय बाहर निकलते हैं, वह होते हैं आपके गोधुल या फिर क्रैप्सिकुलर इंसेक्ट। उसके बाद तो देखिए लाइट लाइट ट्रैप के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने खेत में या फिर अपने फील्ड में हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस यानी कि किसी भी प्रकार से एक बल्ब को लगा देते हैं और वहां पर एक पानी से भर करके एक बर्तन रख देते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट वहां पर लाइट के माध्यम, लाइट के आकर्षण से इंसेक्ट वहां आता है और इंसेक्ट जैसे ही वहां पर बल्ब के पास आता है तो वह नीचे गिर जाता है। और वह कहाँ गिरता है, उस पानी से भरे हुए रखे टब में गिर जाता है। वह दोबारा उठ नहीं पाता है और उड़ नहीं पाता है और वह उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लाइट ट्रैप के माध्यम से कीटों का कंट्रोल या इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका, वह है आपका अडहेसिव ट्रैप। अडहेसिव ट्रैप में हम क्या करते हैं, देखिए अडहेसिव ट्रैप या फिर इसी को हम स्टिकी ट्रैप कहते हैं। अडहेसिव ट्रैप या फिर इसी को हम स्टिकी ट्रैप कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, मिथाइल यूजिनॉल का प्रयोग करते हैं। मिथाइल यूजिनॉल का प्रयोग करते हैं, जिससे इंसेक्ट जो है हमारे कंट्रोल हो जाते हैं, जिसमें आपकी अडहेसिव ट्रैप। उसके बाद अगला आता है आपका फेरोमोन ट्रैप। यह जो है फेरोमोन ट्रैप एक बहुत ही अच्छी विधि है फेरोमोन। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो यह एक थोड़ी सी बड़ी विधि है, बड़ा कंट्रोल है, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अगला आता है आपका साउंड ट्रैप। देखिए साउंड ट्रैप में हम क्या करते हैं, साउंड जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे देश के कई भागों में, हमारे देश के कई भागों में आपने देखा होगा कि एक लोकस्ट टिड्डी दल कुछ समय पहले आया था। तो उसको भगाने के लिए हमने अपने खेतों में यहाँ या फिर जहां पर उसका आक्रमण उसने किया था, उसको भगाने के लिए हमने क्या किया था कि या तो हमने साउंड बजाया, डीजे बजाया, और या फिर अपने खेतों में हमने क्या किया, थाली बजाई थी, ताकि वो साउंड के माध्यम से या जिससे तेज ध्वनि से आवाज निकलती थी तो उसके डर से वो भाग जाते थे। ठीक है, कौन, टिड्डी दल का प्रकोप नहीं हो पाता था। तो साउंड ट्रैप के माध्यम से हम जो है कई ऐसे, और यह जो विधि है यह आपकी लगभग फल वृक्षों को बचाने के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि फल बागान जो फल उद्यान होते हैं उनमें जो है लोग साउंड ट्रैप का अधिकतर प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल ट्रैप। देखिए मैकेनिकल ट्रैप को हम कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं केज वन होता है पिंजड़े का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा मैकेनिकल ट्रैप में आता है पिंजड़ा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं चूहादानी में हम क्या करते हैं, अपने घरों में या फिर अपने खेतों में चूहेदानी का प्रयोग करते हैं। उसमें हम किसी भी प्रकार का उनको हम लालच दे देते हैं और उसमें जो है हम रोटी का टुकड़ा फंसा करके उसको हम रख देते हैं और वो चूहा या फिर जो रैट आता है उसमें फंस जाता है और दोबारा नहीं निकल पाता है। तो इसमें हम मैकेनिकल ट्रैप में हम बात करते हैं पिंजड़ा की। ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रैप का दूसरा नाम जो है वह आपका पिंजड़ा ही होता है। उसके बाद अगला आता है बर्ड पर्चर। बर्ड पर्चर में क्या करते हैं हम, बर्ड पर्चर के लिए हम क्या करते हैं, लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 75 टहनी लगा देते हैं। बर्ड पर्चर में क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर के लिए हम जो है 75 टहनी लगा देते हैं। 1 हेक्टेयर में 75 टहनी लगा देते हैं। और उस पर क्या होता है, उस पर चिड़ियां बैठती हैं आकर के। उस पर जब चिड़ियां आकर के बैठती हैं तो चिड़ियों के माध्यम से जो उनको कीट दिखते हैं, किसको, चिड़ियों को, जब चिड़ियों को कीट दिखते हैं तो वह उन कीटों का भक्षण करती हैं, उन कीटों को खाती हैं, उनका भक्षण करती हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट पॉपुलेशन जो है इफेक्टेड होती है, इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका फ्लडिंग एंड ड्रेनेज। देखिए फ्लडिंग एंड ड्रेनेज से हम क्या करते हैं, यदि हमारे खेत में इंसेक्ट का प्रकोप हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इंसेक्ट का अटैक हो चुका है तो हम क्या करेंगे, फ्लडिंग कर देंगे। अभी हमारे अपने खेत में क्रॉप्स अप्लाई नहीं की है, क्रॉप सोइंग नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, फ्लडिंग कर देंगे। फ्लडिंग माने होता है बाढ़कृत सिंचाई। तो फ्लडिंग हम कर देते हैं, इतना ओवर पानी भर देते हैं उसमें कि पानी जो है ऊपर से बहने लगता है। तो जब इंसेक्ट उसमें होंगे तो ऊपर आ जाएंगे। वह जब इंसेक्ट ऊपर आ जाते हैं
तो वह बह जाएंगे। फ्लडिंग कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, ड्रेनिंग। ड्रेनिंग माने होता है जल निकास। जब फ्लडिंग होगी तो वो जल निकास तो संभव है। तो इसी प्रकार से इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम हो जाती है, या इसी प्रकार से इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गई आपकी बात मैकेनिकल कंट्रोल की। अब देखिए मैकेनिकल कंट्रोल के ड्रॉबैक क्या होते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, सभी यूज मैनुअल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। देखिए ड्रॉबैक क्या होता है इसमें, जो है टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, और जो है यह अधिक कॉस्टली होता है। यह जो है मोर देन कॉस्टली अधिक होता है, यानी कि यह जो है महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के मैनुअल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह सबसे बड़ी बात, इसकी टाइम कंज्यूमिंग, इसके लिए टाइम की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जो है कॉस्टली भी होता है, यानी कि महंगा भी पड़ता है। ये हो गई आपकी मैकेनिकल कंट्रोल की बात। अगली बात करेंगे हम कल्चरल कंट्रोल के बारे में। देखिए कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, नंबर 1 पर आता है आपका क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, क्लीन कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, जब हम अपनी फसल को जब हम किसी क्रॉप्स को सोइंग करते हैं, जब हम किसी क्रॉप्स की सोइंग करते हैं, तो जब हम सोइंग करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो फील्ड है उस पर किसी भी प्रकार का इंसेक्ट का अटैक ना हो, और जो है जो हम सीड वहां पर प्रयोग करते हैं, जो सीड प्रयोग करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वीड लेस होना चाहिए, वीड फ्री हो, वह जो सीड है आपका वीड फ्री हो, उसमें कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए। यदि हमारे फसल यदि सीड में है, तो खरपतवार का बीज यदि हमारे सीड में है, तो वह खरपतवार भी ग्रो करेगा, और जब वह खरपतवार ग्रो करेगा तो वह इंसेक्ट पॉपुलेशन को बढ़ावा देगा। तो इससे बेहतर यह होता है कि हम पहले से ही इस चीज का ध्यान रखें कि जब हम अपने फील्ड में किसी भी सीड की सोइंग करते हैं तो वह वीड फ्री होना चाहिए। उसके ये हो गई आपकी क्लीन कल्टीवेशन मेथड। उसके बाद अगला आता है हम टिलेज करते हैं। टिलेज में हम क्या करते हैं, टिलेज यानी कि टिलेज का अर्थ है भू परिष्करण, और भू परिष्करण का तात्पर्य होता है मिट्टी को उथल पुथल करना। मिट्टी को उथल पुथल करने से तात्पर्य है कि उसमें हम मिट्टी की जुताई करना, मिट्टी की ऊपर वाली मिट्टी जो होती है उसको हम नीचे दबा देते हैं, और नीचे वाली मिट्टी ऊपर, यानी कि मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करना और मिट्टी की उथल पुथल करना। साधारण भाषा में टिलेज का जो अर्थ है वह है आपका मिट्टी की उथल पुथल करना। तो सिंपल सी भाषा। अब टिलेज में हम क्या करते हैं, जब हमारा इंसेक्ट है वह जब मिट्टी में नीचे दबा हुआ पड़ा है, तो जब हम इसका टिलेज करते हैं, तो जब मिट्टी की उथल पुथल होती है, तो जो इंसेक्ट नीचे पड़ा हुआ है वह ऊपर आ जाता है, और जब वह ऊपर आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश में, यानी कि सोलर रेडिएशन के माध्यम से इंसेक्ट टेम्परेचर को उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, और उस टेम्परेचर के कारण वह जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो टिलेज के माध्यम से हम इस प्रकार से इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन से हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में आता है, यदि आपने किसी एक फसल को अपने खेत में बुवाई की है और उसी फसल की दोबारा से उसी सीजन में बुवाई कर दी, तो देखिए जो इंसेक्ट की कुछ ट्रेसेस वहां पर बचे थे, तो वही इंसेक्ट दोबारा से उस फसल पर आक्रमण कर देंगे, उस फसल पर दोबारा से अटैक कर देंगे। इसलिए क्रॉप रोटेशन को अपनाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो इंसेक्ट हैं उनको उनके माध्यम से उस फसल का, या जिस पर उनका आक्रमण ज्यादा होता है, वह फसल ना मिल सके, और जो है वह इफेक्ट हो जाए और कंट्रोल हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी मेन क्रॉप अपने खेत में लगा दी, जैसे हमने मेन क्रॉप के रूप में हमने अपने खेत में चिली लगाई, और चिली को बचाने के लिए हमने एक ट्रैप क्रॉप के माध्यम से, ट्रैप क्रॉप के रूप में एक कैस्टर की लाइन लगा दी। किसकी, कैस्टर की। जब हमने चिली लगाई, चिली का मतलब मिर्च लगा दी, और उसके आसपास जब किसी खेत में हमने चिली लगा दी और चिली के आसपास हमने क्या लगा दिया, कैस्टर लगा दिया, तो कैस्टर के माध्यम से जो इंसेक्ट अटैक कर रहा था वह जो है चिली पर अटैक ना करके, क्योंकि यह हमारी मेन क्रॉप है, और मेन क्रॉप पर अटैक ना करके वह जो हमने उसके इंसेक्ट के लिए लगाई है कौन सी क्रॉप, जिसका नाम है कैस्टर क्रॉप, यानी कि कैस्टर को हम
हिंदी में कहते हैं अंडी, अरंडी या फिर रेंडी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस कॉम्युनस। तो रिसिनस कॉम्युनस को जब हमने लगाया तो जो इंसेक्ट था वह इंसेक्ट चिली पर आक्रमण न करके वह कैस्टर के ऊपर आक्रमण करता है। जब वह कैस्टर के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारी जो मेन क्रॉप होती है वह हमारी सेफ बच जाती है और ट्रैप क्रॉप को ही जो इंसेक्ट होता है वह हानि पहुंचा पाता है। तो इस प्रकार से हम ट्रैप क्रॉप के माध्यम से अपनी फसल को बचा पाते हैं और इंसेक्ट का कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद अगली आती है जो आपकी, वह है आपकी सोइंग टाइम। देखिए सोइंग टाइम के लिए हमने क्या किया, अर्ली सोइंग करते हैं या फिर लेट सोइंग करें। जैसे हमें पता है कि यदि किसी भी कीट का आक्रमण किस समय हो रहा है, किसी भी कीट का आक्रमण किस समय हो रहा है, इस बात का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो जब उस कीट का आक्रमण उस समय होता है तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम या तो अर्ली सोइंग कर दें और या फिर लेट सोइंग करें, ताकि जो जिस स्टेज पर वह इंसेक्ट आक्रमण करता है वह स्टेज आने से पहले ही, या तो अर्ली करेंगे तो वह स्टेज पहले ही आ जाएगी, इंसेक्ट से पहले ही आ जाएगी, तो वह इंसेक्ट जो होगा वह हमारी फसल को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। और यदि हम लेट सोइंग करेंगे तो क्या होगा, तो वह जो है हमारी फसल की जो डैमेज अवस्था है, डैमेज स्टेज है, वह बाद में आएगी और इंसेक्ट का जो अटैक है वह पहले हो जाता है और हमारी फसल को वह क्षति नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सोइंग टाइम के माध्यम से हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के माध्यम से भी हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, कई फसलों को, मिक्स्ड क्रॉपिंग का तात्पर्य है कई फसलों को एक साथ बोना, कई फसलों को एक साथ बुआई कर देते हैं, तो जो है हमारी इंसेक्ट कंट्रोल, जैसे जैसे आपका आता है कॉटन के साथ में यदि हम ब्लैक ग्राम को बो देते हैं, यदि हम टोमेटो को कैबेज के साथ में बो देते हैं तो डायमंड बैक मॉथ नाम का जो कीट होता है वह हमारे फसल को हानि नहीं पहुंचा पाता है। तो जो है इस प्रकार से मिक्स्ड क्रॉपिंग करके हम इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉइल मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। सॉइल मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर से तात्पर्य है कि जो है यदि हम अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने से ग्रीन मैन्योरिंग की ग्रोथ होती है, फास्फोरस एंड पोटास की मात्रा बढ़ाने से एफिड का रिप्रोडक्शन रेशियो कम हो जाता है। तो फास्फोरस और पोटास की मात्रा बढ़ाने से एफिड का रिप्रोडक्शन रेशियो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका इरिगेशन। देखिए इरिगेशन के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फसल को हम कैसे बचा सकते हैं, किससे, इंसेक्ट से। तो इसमें जो सिंपल सी बात है, ये आपके जो है आपके मैकेनिकल में भी आई थी, फ्लडिंग। तो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं। फ्लडिंग से तात्पर्य है बाढ़ कृत आपदा। बाढ़ कृत आपदा जब आती है यानी कि हम इतनी सिंचाई ज्यादा कर देते हैं कि जो है वह ऊपर से पानी बहने लगता है, तो जो कीट होता है, जब हम ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो कीट उसमें सरवाइव नहीं कर पाता है और वह उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रूनिंग एंड थिनिंग करते हैं। प्रूनिंग एंड थिनिंग से तात्पर्य है कि जो कीट ने जिस टहनी पर या जिस ब्रांच पर उसने आक्रमण किया है उस टहनी को काट करके हटा देते हैं, यानी कि अटैक की हुई टहनी को या फिर उस ब्रांच को काट करके हटा देते हैं, तो जो है इंसेक्ट पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और थिनिंग का मतलब होता है यदि हमारे खेत में ज्यादा पौधों पर आक्रमण हो चुका है तो उन पौधों को उखाड़ करके हम फेंक देते हैं या फिर उनको जला देते हैं, तो जो है इंसेक्ट कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद आता है ग्रोइंग रेसिस्टेंट वेराइटी। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वेराइटी से तात्पर्य है कि जो है इसमें जो आपकी कुछ वैरायटी होती है, जैसे आपकी आती है, आपने सुना होगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन से तात्पर्य है कि जो है आपका इसमें एक कीट लगता था जिसका नाम था पिंक बॉल वर्म। कपास का यानी कि कॉटन का एक बहुत ही अफेक्टेड कीट है जिसका नाम है पिंक बॉल वर्म। तो पिंक बॉल वर्म का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है आपका बेसिलस थुरेंजेंसिस। तो इसके प्रति अवरोधी एक जो है कॉटन की जो प्रजाति बनाई गई उसका नाम हुआ बीटी कॉटन। ठीक है,
तो इसके लिए जो है हमने क्या किया, पीटी कॉटन को पिंक बॉल वर्म के थ्रू जो है हमने उसका ग्रोइंग रेसिस्टेंट वेराइटी को जो है हमने उसका पाया और जो है उसकी हमने बुवाई करनी स्टार्ट कर दी, ताकि उसमें जो है पिंक बॉल वर्म का आक्रमण नहीं हो सका। ठीक है, अब उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस में हम आते हैं, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं, इसमें जो है आपका आता है कि 1911 में मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉटन के स्टॉक माने होता है तना, तो कॉटन के तने को 1911 में मद्रास सरकार ने हर हाल में बता दिया कि अगस्त के महीने तक कॉटन के स्टॉक जो है, कॉटन के तने हैं, वह किसी भी खेत में नहीं रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, ये मद्रास सरकार ने बताया था। ठीक है, 1 अगस्त से इंसिडेंट्स ऑफ पिंक बॉल वर्म के लिए, ताकि उस पर जो है पिंक बॉल वर्म को हम हिंदी में कहते हैं गुलाबी सूड़ी या फिर जिसका जो इंग्लिश नाम है वह है पिंक बॉल वर्म। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है हम मद्रास सरकार ने कॉटन स्टॉक पर पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट एक रूल बनाया, और वह जो है कॉटन स्टॉक को बचाने, कॉटन की फसल को बचाने के लिए उन्होंने कहा, 1911 में एक रूल बनाया, उन्होंने कहा कि 1 अगस्त तक सभी प्रकार के खेतों से या सभी फील्डों से कॉटन के स्टॉक हटा दिए जाएं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मैकेनिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल, लीगल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।